अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ग्रेड 10 का मॉडल पेपर का सेक्शन बी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। सेक्शन बी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या गिवन है, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब देखें डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर आ रहा है तो पहले हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे और न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देंगे। तो होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मींस कि a स्क्वायर माइनस 2a और b क्या है 2 आयोटा और प्लस b स्क्वायर, तो 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12 और प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 9 माइनस 12 आयोटा प्लस 4 इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 4, 9 माइनस 12 आयोटा माइनस 4, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 12 आयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर पे जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं, मींस कि उसके कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 5 प्लस 12 आयोटा। ठीक है, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर लें तो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाता है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब न्यूमरेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बनेगा, मींस कि a माइनस बी ए प्लस बी का किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। और न्यूमरेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 5 प्लस 12 आयोटा, फिर प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 12 आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा। अब 2 5 10 प्लस 2 12 24 आयोटा प्लस, अब 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 आयोटा और प्लस 3 12 36 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 25 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 12 10 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 39 आयोटा प्लस 36 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 25 माइनस 144 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 10 प्लस 39 आयोटा माइनस 36 डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 10 माइनस 36 करेंगे तो ये आ जाएगा 26 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 169 को सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, 26 डिवाइडेड बाय 169 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 169 आयोटा। ठीक है, अब देखिए इनकी कटिंग हो जाएगी, 13 2 जा 26, 13 13 जा 169, 13 3 जा 39 और 13 13 जा 169। तो अब ये क्या बन जाएगा, -2 बाय 13 प्लस 3 बाय 13 आयोटा। ये देखिए अब ये फॉर्म आ गई आपके पास a प्लस बी आयोटा की। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस का, वो है स्क्वायर ऑफ 2 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ 4 टाइम्स अ नंबर एंड 1, फाइंड द नंबर। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है, आपने इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद आपने वेरिएबल मींस की जो नंबर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जहां जहां आपके पास नंबर आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे x के साथ। तो सबसे पहले हम लेट कर देते हैं नंबर को x के इक्वल, इसी तरह आप इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, और फिर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब हम इसको स्टेटमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं इक्वेशन में, तो जैसे जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वैसे वैसे हम इसको ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे। सबसे पहले क्या है, स्क्वायर। ठीक है, आपने लेना है स्क्वायर किसका, ऑफ 2 टाइम्स अ नंबर। 2 टाइम्स अ नंबर का क्या मतलब है, 2x। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इज इक्वल्स टू, तो हम साइन लगा देंगे इज इक्वल्स टू द डिफरेंस। अब डिफरेंस लेना है
किस किस का, ऑफ 4 टाइम्स अ नंबर। 4 टाइम्स अ नंबर का क्या मतलब है, टाइम्स जहां पर भी आता है उसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करना है नंबर के साथ, मीन्स के 4x एंड 1 और 1 का। फाइंड द नंबर, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से आपने नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या बन जाएगा, 4x² इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों को भी हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे। 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आप किसी भी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ये होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। किस तरह से, ये देखें ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 2x का स्क्वायर बन रहा है, और ये 1 किसका स्क्वायर बन रहा है, 1 का स्क्वायर बन रहा है, और दरम्यान में -2 फार्मूले का 2a 2x है और b 1 है। अब देखें इसको सॉल्व करके यही वैल्यू आ रही है, 2 2 4 और x, तो यही आ रहा है। ठीक है, अगर ये मिड टर्म का प्रोडक्ट लेने से ये अगेन वापस आ जाए, ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल हो तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट, तो इसका क्या मतलब है कि होल स्क्वायर का फार्मूला हमने सही ओपन किया है। तो अब ये ओपन हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, होल स्क्वायर, और दरम्यान में नेगेटिव साइन, क्योंकि 2 के साथ नेगेटिव साइन है। a क्या है 2x और b 1 है। a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे और होल स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 को हम ले जाएंगे राइट साइड पे, 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इसके अलावा आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। वो किस तरह, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग एक एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a के इक्वल होता है, x का कोफिशिएंट b के इक्वल होता है, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम c का नाम दे देते हैं। तो फार्मूला आपके पास क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b किसके इक्वल है, -4 के इक्वल, प्लस माइनस -4 का स्क्वायर, और a 4 के इक्वल है और c की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8। 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 0 करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने जितने मेथड पढ़े हैं, इनमें से कोई भी मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट 2 है, इफ कैपिटल T इज इक्वल्स टू 1 3 माइनस 2 3 देन फाइंड। पार्ट ए में T इनवर्स फाइंड आउट करना है, और पार्ट बी में आपने शो करना है T इंटू T इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं और T इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो T इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट T डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ T। पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर जीरो आ गया तो T इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए पहले हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे 1 3 -2 एंड 3। डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरम्यान में नेगेटिव साइन आ जाता है। तो 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू -2, 3 1 जा 3 और ये आ जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम तो T इनवर्स का फार्मूला यूज करने के लिए एडजॉइंट T फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट T फाइंड आउट करना भी बहुत ईजी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं उनकी जगह चेंज कर देते हैं, और जो नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज कर देते हैं। ये +3 है तो -3 कर देंगे, -2 है तो +2 कर देंगे। अब हम T इनवर्स का फार्मूला यूज करेंगे, एडजॉइंट T डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट T। तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट है 3 -3 2 और 1। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे 9 के साथ।
अब हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे 9 से, 3/9 माइनस 3/9, 2/9 और 1/9। तो ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो T इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3, 2/9 और 1/9। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे जिसमें T को और T इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। T इंटू T इनवर्स, T क्या है 1, 3, -2 और 3। अब T इनवर्स की मैं ये वाली वैल्यू यूज करने के बजाय ये वाली वैल्यू यूज करूंगी। इसके रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। 3 -3 2 और 1, इसको 9 को मैं साइड पे लिख लूंगी 1/9 के फॉर्म में, ठीक है। इसकी रीजन क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज नहीं आएंगी। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज आएंगे और फिर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस फॉर्म में आप इजीली उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 1/9 को मैं ले आती हूँ साइड पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स के 3 1 जा 3, मीन्स के 3 1 जा 3 और प्लस -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 और 3 इंटू -3, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब फर्स्ट कॉलम हो चुका, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1। इसी तरह सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। अब ये 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। ये 9 आ जाएगा, ये 0 और ये भी 0 और ये भी 9 आ जाएगा। अब 9 को डिवाइड कर देंगे, 9 डिवाइडेड बाय 9 0/9, 0/9 और 9/9। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9/9 1 और ये 0 0 और 1 विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया और यही आपने प्रूव करना था T इंटू T इनवर्स किसके इक्वल है, I के इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्वल। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ f of x is equals to 2x plus 1 and g of x is equals to 3x minus 1 whole square then find। ठीक है, आपको दो फंक्शंस गिवन है f और g के, आपने इसकी कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है पार्ट a में f of g और पार्ट b में g of f। ठीक है, पहले पार्ट a सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, f of g of x, f of g of x। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे कि g of x की वैल्यू पुट कर देंगे। g of x किसके इक्वल है, 3x minus 1 होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये चीज समझने की है कि अब देखें f of x किसके इक्वल है, 2x minus 1। यहां पर x था तो यहां पर x आया है। ठीक है, अब हमारे पास x को हम किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, 3x minus 1 होल स्क्वायर के साथ। तो इस जगह हम क्या लिखेंगे, 3x minus 1 होल स्क्वायर। तो 2 3x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास f of g of x आ जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और लास्ट में प्लस 1। ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 1 और प्लस 1, 2 9 जा 18 x स्क्वायर माइनस 2 6 जा 12x प्लस 2 1 जा 2। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 18 x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3। तो ये आपके पास आ गया है f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में क्या आ रहा है f ऑफ x। f ऑफ x किसके इक्वल है, 2x प्लस 1। ठीक है,
अब क्या करेंगे, g ऑफ x में जहां पर x आ रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे 2x प्लस 1 के साथ, मीन्स कि यहां पर हम पुट कर लेंगे 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 2 जा 6, x प्लस 3 1 जा 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, 6x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, 6x का होल स्क्वायर प्लस 2, 6x इंटू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, 6 6 36 x स्क्वायर प्लस 2 6 12, 12 2 24x प्लस 4। तो ये आपके पास आ गया है g ऑफ f ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एब्सोल्यूट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, पार्ट ए कंस्ट्रक्ट द टेबल ऑफ वैल्यूज, पार्ट बी में प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, आपको एक फंक्शन गिवन है जो कि एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसमें मॉड इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपने इसके लिए पहले टेबल बनाना है और फिर उस टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, यहाँ पर हम x के डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम इसको कह देते हैं y के इक्वल। ठीक है, तो लेट कर, क्योंकि y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के इक्वल होता है, लेट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप रफली देख लेंगे x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यूज उससे लेफ्ट साइड पे ले लेंगे हम, कुछ वैल्यूज राइट साइड पे ले लेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आ रहा है, x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 से कुछ वैल्यूज लेफ्ट साइड पे ले लेंगे, ठीक है, और कुछ वैल्यूज हम ले लेंगे राइट साइड पे। ठीक है, अब 3 वैल्यूज मैंने ली है लेफ्ट साइड पे और 3 वैल्यूज ली है राइट साइड पे। तो इन तमाम पॉइंट्स पे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम प्लॉट करेंगे ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं, पहले x की वैल्यू ले लेते हैं -1। तो y किसके इक्वल होगा, -1 -2 विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3। नेगेटिव वैल्यू का मॉड भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, मॉड अप्लाई होके वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट हम लेंगे x की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू 0 -2 विच इज इक्वल टू -2, तो ये भी क्या आ जाएगा, +2। फिर x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 -2 विच इज इक्वल टू -1, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है 2, तो 2 -2 विच इज इक्वल टू 0, तो 0 का मॉड 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 3 -2 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 का मॉड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का भी पॉजिटिव। एब्सोल्यूट हमेशा वैल्यूज को पॉजिटिव कर देते हैं। x इज इक्वल टू 4 के लिए 4 -2 विच इज इक्वल टू 2, तो इसका मॉड लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5 के लिए y इज इक्वल टू 5 -2 विच इज इक्वल टू 3, तो 3 का मॉड 3 ही आ जाएगा। अब हम टेबल बनाते हैं x और y। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 के लिए, y की वैल्यू 3 आ गई है, x की वैल्यू 0 के लिए 2, 1 के लिए 1 और 2 के लिए 0 और 3 के लिए 1, 4 के लिए 2 और 5 के लिए 3। तो ये आ गया आपके पास टेबल। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं, तो इस तरह से हम एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास कुछ नेगेटिव वैल्यूज थी, कुछ पॉजिटिव, तो हमने नेगेटिव एक्सिस पे भी कुछ वैल्यूज ले ली और पॉजिटिव पे भी। वाई एक्सिस पे तमाम पॉजिटिव थी, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव वाला ड्रॉ नहीं किया। तो अब पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। फर्स्ट है -1 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 के लिए वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा, ये आ गया।
नेक्स्ट है 0 के लिए 2, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट 1 के लिए 1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है। x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 0, नेक्स्ट x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 1, नेक्स्ट 4 के लिए 2 आ रही है, यहाँ तकरीबन ये 2 बन रहा है, और 5 के लिए 3 आ रही है वैल्यू, तो यहाँ तकरीबन ये 3 आ रहा है। तो अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ गया हमारा ग्राफ। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 वर्कर्स साकिब एंड आकिब आर हायर टू क्लीन अ लार्ज वेयर हाउस। 2 वर्कर आकिब और साकिब को हायर किया गया है एक लार्ज वेयर हाउस को क्लीन करने के लिए। साकिब कैन क्लीन द एंटायर वेयर हाउस इन 5 और साकिब पूरा वेयर हाउस 5 आवर्स में क्लीन कर लेता है, while the आकिब कैन क्लीन इन 7 आवर्स, जबकि आकिब कितना टाइम लेता है, 7 आवर्स लेता है। दे स्टार्ट क्लीनिंग टुगेदर, वो इकट्ठे स्टार्ट हुए थे उसको क्लीन करने, बट आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटों बाद साकिब लीव्स एंड आकिब कंटिन्यूस क्लीनिंग अलोन। ठीक है, 2 घंटों बाद साकिब चला गया और आकिब ने उसको कंटिन्यू किया क्लीनिंग को। हाउ लॉन्ग विल इट टेक आकिब टू फिनिश क्लीनिंग द वेयर हाउस आफ्टर साकिब लीव। तो आपने बताना है कि साकिब के जाने के बाद आकिब कितना टाइम लेगा वेयर हाउस को क्लीन करने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम टेकन बाय साकिब, टाइम टेकन बाय साकिब टू क्लीन वेयर हाउस। साकिब कितना टाइम लेता है, 5 आवर्स। तो साकिब का वर्क रेट क्या होगा, वर्क रेट क्या होगा, 1/5। ठीक है, अब आकिब कितना लेता है टाइम, टाइम टेकन बाय आकिब टू क्लीन वेयर हाउस, वो 7 आवर्स लेता है, और आकिब का वर्क रेट क्या हो जाएगा, आकिब्स वर्क रेट वो क्या हो जाएगा, 1/7। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का कंबाइन वर्क रेट फाइंड आउट करेंगे 1 आवर के लिए। कंबाइन वर्क रेट, ठीक है। अब ये जो कंबाइन वर्क रेट आएगा वो 1 आवर के लिए होगा, यहाँ पर हम मेंशन भी कर लेते हैं फॉर 1 आवर। तो कंबाइन वर्क रेट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 35, 5 7 जा 35, तो 7 और 7 5 जा 35, तो 5 1 जा 5, ये क्या आ जाएगा 12/35। ये 1 आवर का है, जबकि दोनों ने कितने घंटे कंबाइन काम किया था, 2 घंटों बाद वो छोड़ के गया था साकिब, तो इसका मतलब है दोनों ने इकट्ठे कितने घंटे काम किया था, 2 आवर्स के लिए। तो अब हम कंबाइन वर्क रेट किसका फाइंड आउट करेंगे, 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स के लिए फाइंड आउट करने के लिए सिंपली इसको क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंबाइन वर्क रेट फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटों के लिए दोनों ने काम किया था इकट्ठे, तो हमें 2 आवर्स के लिए चाहिए। तो 1 के लिए क्या था 12/35, तो 2 के लिए क्या होगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 24/35। मीन्स के टोटल वर्क अगर आपके पास 35 है तो इसमें से 24 जो है वो दोनों ने मिलकर फिनिश किया है। अब हमें बताना है कि जो रिमेनिंग काम रह गया है, ठीक है, वो आकिब कितनी देर में कंप्लीट करेगा। ठीक है, पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि रिमेनिंग रह कितना गया काम। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क। अब देखिए ये रेशो की फॉर्म में है,
तो टोटल को अगर हम 1 कह दें, ठीक है, क्योंकि टोटल काम क्या होगा 35/35, तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। टोटल 1 होगा, तो उसमें से ये वाला काम जो डन हो चुका है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 35 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। मीन्स कि इसका एलसीएम हम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11/35। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो 11/35 मीन्स कि टोटल 35 था, तो उसमें से जो रह गया है वो कितना वर्क है 11। तो अब हमने बताना है ये जो रिमेनिंग वर्क है वो कितनी देर में फिनिश करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको वर्क रेट के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है ना। तो रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय वर्क रेट, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना है 11/35 और वर्क रेट किसका हमने फाइंड आउट करना है, आकिब का, ठीक है। आकिब का वर्क रेट क्या था 1/7, ठीक है। तो इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो ये 7/1 हो जाएगा, 7 5 सा 35, तो ये क्या आ जाएगा 11/5। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 और टाइम का यूनिट आवर्स, मीन्स कि 2.2 आवर्स वो लेगा बाकी का जो काम रह गया उसको फिनिश करने के लिए। आपने इसको सॉल्व करना है, मीन्स के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आपके पास मॉड की फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हो, मीन्स कि ए कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से ओपन करते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए और फिर एक दफा नेगेटिव वैल्यू के साथ, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको भी ओपन करेंगे कि 2 माइनस 5x/4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3 और यहाँ पर दरमियान में और आता है, ठीक है। 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास a है तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली और 4 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15x, 4 2 ज़ा 8। क्या करेंगे, वेरिएबल को यही रहने देंगे, कांस्टेंट को ले आएंगे राइट साइड पे, तो -15x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब -15 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी में जब भी हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। पहले ग्रेटर देन इक्वल का साइन था, अब हो जाएगा लेस देन इक्वल का साइन। इसी तरह अगर हमने नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करना हो तब भी ये चेंज हो जाती है, सिर्फ एक इस पोजीशन पर ये चेंज होती है। इसके अलावा पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें या कोई भी नंबर या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करें तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। सिर्फ अगर आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये आ गया आपके पास, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 5 ज़ा 15x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8। अब 6 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, तो -15x इज लेस देन इक्वल्स टू ये हो जाएगा -14। अब अगेन नेगेटिव नंबर के साथ मैं कर रही हूँ डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। पहले लेस देन का साइन था, अब ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14/15। तो इसका सोल्यूशन सेट किस तरह से आएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2/-15 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14/15। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच एंड इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, तो आपने इसको स्केच करना है और इंटरप्रेट करना है। तो सबसे पहले तो स्केच ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसका टेबल बनाना होगा। तो एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगे जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास वाई की वैल्यूज होंगी।
तो x के हम कुछ वैल्यूज लेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू मीन्स के फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो इसको हम ले लेते हैं y के इक्वल फंक्शन को। तो पहले हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -1, ठीक है। तो -1 के लिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, ठीक है। पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये आ जाएगी 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। फिर हम लेंगे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4⁻0। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो जाए तो ये क्या बन जाता है 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम ले लेते हैं 1, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 4⁻1 विच इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से हम इसका टेबल बना लेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट रो में x की वैल्यूज आ जाएंगी -1, 0 और 1, और सेकंड रो में y की वैल्यूज मींस के -1 के करस्पॉन्डिंग 0.25, 0 के करस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है और 1 के करस्पॉन्डिंग 4 वैल्यू आ रही है। तो अब हम इसको प्लॉट कर लेंगे इस तरह से। पहले हमने एक्सिस ड्रॉ किए, x एक्सिस और y एक्सिस। तो x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू है 0.25, ठीक है। x की वैल्यू हमने -1 ली तो y की वैल्यू 0.25, यहाँ तक आ जाएगा तकरीबन इसका हाफ 0.5। तो इसके हाफ का भी जब हम हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग आ रही है 1। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 के लिए 4, x की वैल्यू 1 है तो इसके लिए ये वैल्यू आ रही है 4, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे कर्व के फॉर्म में, इस तरह से हम इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आपको गिवन था 4⁻x उसका। तो इंटरप्रेट करने के लिए आप देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, f of x इज इक्वल्स टू 4⁻x। तो जैसे जैसे हम इसकी नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाएंगे मीन्स के x की वैल्यू डिक्रीज करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वैल्यू ले लेती हूँ यहाँ पे -10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4⁻10। तो ये देखें 10⁻−7 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। 9.53 10⁻−7। अब इससे भी बड़ी अगर मैं वैल्यू ले लूं फॉर एग्जांपल -100 ले लेती हूँ, तो ये देखें ये उससे भी छोटी वैल्यू आ रही है 10⁻61, ठीक है। मीन्स के ये 0.000 बहुत क्लोज होगा जीरो के, लेकिन ये जीरो को टच नहीं करेगा। मीन्स के जैसे जैसे हम ये नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाएंगे मीन्स के x की वैल्यू को हम डिक्रीज करते जाएंगे तो ये क्या होगा x एक्सिस के साथ चलता जाएगा मीन्स के क्लोज टू जीरो होगा लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। और इसी तरह जब हम इन वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, मीन्स के हम ले लेते हैं 4 रेज टू पावर, मीन्स के हम ले लेते हैं 4 रेज टू पावर 10। तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1048,576। इसी तरह अगर हम 10 रेज टू पावर 100 ले लें, ठीक है। अब ये देखें ये कितनी लार्ज वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो अब ये तकरीबन क्या है, ये टू मच लार्ज हो रही है, 10 रेज टू पावर 60 आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव 60 है। जब हम नेगेटिव की तरफ जा रहे थे तो 10 की पावर नेगेटिव थी मीन्स के वो जीरो को अप्रोच करती है। अब ये क्या है पॉजिटिव है मीन्स कि ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो हम क्या कहेंगे एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मीन्स के पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो y भी क्या होगा वेरी लार्ज होता जाएगा, y की वैल्यू भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। और जैसे जैसे हम x की वैल्यूज को डिक्रीज करेंगे मीन्स के नेगेटिव साइड की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी जीरो को अप्रोच करेगी, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं आएगी। तो ये होगी इसकी इंटरप्रिटेशन। पार्ट 5 है शेड द सॉल्यूशन रीजन बाउंडेड बाय द ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। आपको लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है तो आपने इनका जो सॉल्यूशन है उसको शेड करना है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करेंगे इसका टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो उन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे ग्राफ पे। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये दोनों तो
और इसकी आ जाएगी x इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा x y इज इक्वल टू 0। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x के डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आती जाएंगी। पर हम बहुत से पॉइंट लेने के बजाय सिर्फ 2 पॉइंट्स ले लेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स लें या 3 लें या 4 लें, जितने भी पॉइंट्स लें तो लाइन हमारे पास सेम ही रहती है। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ x इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। और नेक्स्ट ले लेती हूँ x की वैल्यू 10, ठीक है, तो 10 प्लस y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो इसका टेबल किस तरह से बन जाएगा, x और y, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 50 और x की वैल्यू 10 के लिए y की वैल्यू 40 आ जाएगी। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे, तो यहाँ भी x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो नेगेटिव साइन यहाँ चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 10। तो एक पेयर आपके पास आ गया है 0 माइनस 10। अब नेक्स्ट ले लेते हैं 10, तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 10 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0, तो नेगेटिव साइन 0 के साथ जाएगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो अब इसके लिए हम टेबल बना लेंगे x और y, x की वैल्यू 0 ली थी तो y की वैल्यू माइनस 10 आई थी, x की वैल्यू 10 ली तो y की वैल्यू 0 आ गई। और इन दोनों को तो हम डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या होता है y एक्सिस और y इज इक्वल टू 0 क्या होता है x एक्सिस। तो इस तरह से पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या है, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 50, एक ये पॉइंट आ गया है। सेकंड है 10 के लिए 40, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 40, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों लाइन से, अब इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसको सॉलिड ड्रॉ किया है, सॉलिड लाइन में ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन मौजूद है, ठीक है। इनइक्वालिटी में, अगर यहाँ पर इनइक्वालिटी में सिर्फ लेस देन होता या ग्रेटर देन होता, तो फिर हम क्या करते, ये डॉटेड लाइन में ड्रॉ करते लाइन, ठीक है। एक ये इक्वेशन आ गई है। अब हम ये देखेंगे कि हमें शेड करना है, तो ये वाला पार्ट शेड होगा या ये पार्ट शेड होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोई टेस्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और टेस्ट पॉइंट ऐसा होता है जो कि इस लाइन पर लाई नहीं करता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं 0 0, ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है 0 0, तो ये ले लेते हैं, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट 0 0। अब इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे 0 प्लस 0 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 50, 0 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 50, तो 0 जो है लेस होता है 50 से, तो ये क्या है, ट्रू है। मींस कि ये जो पॉइंट है 0 0 जो हमने टेस्ट के लिए लिया है, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया है। इसका क्या मतलब है, 0 0 इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो इसको क्या करेंगे, हम सोल्यूशन पार्ट में ले आएंगे, ठीक है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब है 0 0 वाला, इसका मतलब होता कि 0 0 जिस रीजन में आ रहा है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। अब सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब है जिस रीजन में 0 0 आ रहा है, इंक्लूड है, वो आपके पास सोल्यूशन रीजन है। तो इसको हम शेड कर लेंगे, इस तरह से हम इसको शेड कर लेंगे। अब हम सेकंड लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू -10, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू -10, ये पॉइंट आ गया, और x की वैल्यू 10 के लिए y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गया आपके पास। अब इसके लिए भी हम देखेंगे कौन सा वाला पार्ट शेड होगा, ठीक है, कौन सा पार्ट जो है, कौन सा रीजन जो है इसका सोल्यूशन में है, ये पार्ट या ये पार्ट। तो अगेन इसके लिए भी मैं ले लेती हूँ 0 0 को टेस्ट पॉइंट, टेस्ट
0 0, क्योंकि 0 0 जो है ये ओरिजिन जो है इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो इसमें पुट करेंगे 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो क्या 0 ग्रेटर होता है 10 से? ये फॉल्स है, क्योंकि 0 लेस होता है 10 से। मीन्स के ओरिजिन जो है इसके सोल्यूशन के रीजन में नहीं आ रहा, ओरिजिन ये है, ये इसके सोल्यूशन के रीजन में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये जो रीजन है जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ये पार्ट आपका शेड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है x इज इक्वल्स टू 0, मीन्स के y एक्सिस, x इज इक्वल्स टू 0 कहाँ बन रहा है? ये है, तो ये जो y एक्सिस है ये आपका आ गया है x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स के हमें x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर हमारे पास ये साइड आ रही है, तो ये साइड शेड हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 इसके कोरस्पॉन्डिंग आ रही है, मीन्स के x एक्सिस ये जो आ रही है आपके पास ये है y इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स के 0 से ग्रेटर वैल्यूज, तो 0 से ग्रेटर वैल्यूज कौन सी है? ये इसका अपर पार्ट जो है, अपर रीजन ये है। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कौन सा होगा? जिसमें ये 4 लाइंस, चारों कलर की लाइन आ रही है, ठीक है, ये चारों कलर का शेड जिसमें आ रहा है वो आपका इसका सॉल्यूशन होगा। तो वो देखिए कौन सा पार्ट बन रहा है, ये थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, ये जहां से ये ब्लू स्टार्ट हो रहा है ये और ये, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्योंकि यहाँ पर आपके पास ब्लैक भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, ग्रीन भी और रेड भी, ठीक है, ये तमाम पार्ट्स जो है ये आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा जिसमें ये चारों कलर शेड हुए हैं। तो ये आपके पास क्या बन रही है? एक इस तरह से ये ट्रायंगल सी बन रही है, ठीक है, ये पूरा पार्ट ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। पार्ट 5 का जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है गिवन 2 पॉइंट्स A एंड B, अ वेक्टर V ट्रांसलेट पॉइंट A टू द न्यू पॉइंट C, ठीक है, आपको एक वेक्टर गिवन है V और 2 पॉइंट्स गिवन है A और B। तो क्या कहा जा रहा है कि जो वेक्टर V है पॉइंट A को ट्रांसलेट करता है और न्यू पॉइंट आता है आपके पास C, ठीक है। तो पार्ट A में आपने डिटरमिन करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C आफ्टर ट्रांसलेशन, मींस के ट्रांसलेशन के बाद पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बी पार्ट है वेरीफाई इफ द सेम वेक्टर कैन आल्सो ट्रांसलेट द पॉइंट B टू पॉइंट D। क्या कहा जा रहा है कि ये जो सेम वेक्टर V है, ये जो आपको गिवन है वेक्टर V, ठीक है, अब इसने किसको ट्रांसलेट करना है? पॉइंट बी को। पार्ट ए में उसने पॉइंट ए को ट्रांसलेट किया था, अब पार्ट बी में पॉइंट बी को ट्रांसलेट करेगा और न्यू वेक्टर आपके और न्यू पॉइंट जो है वो आपके पास क्या आना चाहिए? 10 और 13, ये आपने वेरीफाई करना है, ठीक है, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो पार्ट ए स्टार्ट करते हैं जिसमें आपने पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो पॉइंट सी आपके पास किस तरह से आएगा? व्हेन वेक्टर वी ट्रांसलेट पॉइंट ए, ठीक है, तो ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो पॉइंट ए आपको क्या गिवन है? 2 3 और वेक्टर v क्या है? 4 5। तो हमें क्या करना है? c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और c क्या है? आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि इसकी इन दोनों को इसको ट्रांसलेट करने से a प्लस v, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो a के कोऑर्डिनेट है 2 3 और वेक्टर v है 4 5। तो ये आ जाएगा, c के कोऑर्डिनेट है तो ये राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे, 2 + 4 और 3 + 5। तो c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6 और 8। अब हम पार्ट बी सॉल्व करें। तो पार्ट बी में हमें वेरीफाई करना है कि जब सेम वेक्टर को हम ट्रांसलेट करेंगे पॉइंट बी से पॉइंट डी तक, तो क्या पॉइंट डी आपके पास यही आएगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सी था, अब हमारा न्यू कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? डी।
तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पॉइंट बी क्या है, 6 और 8 है, और वेक्टर वी है 4 5। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे ट्रांसलेशन के लिए। तो 6 प्लस, क्योंकि पॉइंट है तो अगेन राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे, 6 प्लस 4 और 8 प्लस 5। तो ये किसके इक्वल आएगा, 10, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13, विच इज इक्वल्स टू पॉइंट डी। बी प्लस वी इज इक्वल्स टू पॉइंट डी। तो ये हमारी जस्टिफिकेशन भी हो जाएगी कि जो हमारे पास B और V को ऐड करके न्यू पॉइंट आया है वो किसके इक्वल आया है, D के इक्वल। पार्ट 6 है 3 पॉइंट्स A B C इन द प्लेन आर गिवन बाय द पोजीशन वेक्टर। ये आपको A B C के पोजीशन वेक्टर गिवन है विद 0 0 एज रेफरेंस पॉइंट। पार्ट A में फाइंड करना है वेक्टर A B एंड A C। पार्ट B है डिटरमिन इफ A B C आर कोलिनियर। ठीक है, पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं कि 3 पॉइंट्स ए बी सी तीनों के हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है। ओ ए 2 1, ओ बी 5 -2 और ओ सी है 1 -3। तो ए बी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, वो किसके इक्वल होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ बी 5 -2 और ओ ए का क्या है 2 1। तो x कंपोनेंट में से x को माइनस करेंगे और y में से y को माइनस करेंगे। तो 5 -2 3 -2 और -3 सॉरी -2 और -1 -3। तो ये आपके पास आ गया है वेक्टर ए बी। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है ए सी। तो वो किसके इक्वल होगा, ओ सी माइनस ओ ए के इक्वल। तो ओ सी है 1 -3 और ओ ए है 2 1। तो x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट को माइनस करेंगे और y कंपोनेंट में से y को। तो ये आ जाएगा -1 और -4। तो अब हम पार्ट बी सॉल्व करें। तो पार्ट बी में हमने फाइंड आउट करना है डिटरमिन इफ द पॉइंट ए बी सी आर को लीनियर। ठीक है, वेक्टर में हम अगर फाइंड आउट करना हो कि 3 पॉइंट्स को लीनियर है तो हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर्स चेक करते हैं। मीन्स के ए बी से हम पॉइंट ए बी से वेक्टर ए भी ले लें और वेक्टर ए सी। ठीक है, ये 2 पॉइंट ले लें जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, ठीक है, मींस कि एक वेक्टर को किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर आ जाए, तो उस केस में क्या कहते हैं हम कि ए बी सी को लीनियर है, मींस के एक ही लाइन पर आ रहे हैं तीनों पॉइंट्स। ठीक है, अगर स्केलर मल्टीपल ना हो तो हम कहते हैं कि ये कोलिनियर नहीं है। तो अब देखिए वेक्टर ए हमारे पास क्या है, सॉरी वेक्टर ए बी वो है 3 -3। ठीक है, और वेक्टर ए सी वो क्या है -1 और -4। अगर यहां से हम 3 को कॉमन लें तो ये आ जाता है 1 -1। तो जबकि ये क्या है -1 -4, तो ये एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं आ रहे। ठीक है, और यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं बनता कि मैं इसको कॉमन लेके तो ए बी के साथ चेक कर लूं। तो हम क्या कहेंगे, सिंस ए बी वेक्टर ए बी इज नॉट इक्वल्स टू scalar multiple of vector AC, so A, B, C are not collinear। पार्ट 6 का जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन गिवन है 1/x माइनस 11/√x इज इक्वल्स टू -18। तो इसका आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले क्या करें कि इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, रेडिकल को। तो 1/x माइनस 11/√1/2
इज इक्वल्स टू -18। अब इन दोनों वेरिएबल को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर -1 माइनस 11 x रेज टू पावर -1/2 इस और -18 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा +18 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें अगर हम इसको लेट करें y के इक्वल, ठीक है, लेट y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर -1/2, तो जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर लिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1। इसका मतलब है x रेज टू पावर -1 को हम y स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और x रेज टू पावर -1/2 को y के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर ये क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं इसको, इक्वेशन 1 कह देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये क्या बन गया था, y स्क्वायर -11 और ये क्या है, y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। तो मैं यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक मेथड से इसको फैक्टराइज करके y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। अब देखें 18 है और 1 18 सा 18 आएगा। अब 18 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 18 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 1 18 सा 2 9 सा 3 6 सा 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में भी नहीं, उसके बाद 6 के टेबल में आता है, तो 6 हम यूज कर चुके हैं, तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो इनको हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 11, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब इन तीनों में से हमें कोई सा भी एक सिलेक्ट करना है, वो कौन सा होगा, जो मिड टर्म का कोफिशिएंट होगा। मिड टर्म का कोफिशिएंट 11 है, तो 11 वाले पेयर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि 2 और 9 के साथ साइन कौन सा आएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो है हमारे पास ऐड करके आए हैं। ठीक है, ऐड करने से 11 आया, तो जो मिड टर्म का साइन होगा वो इन दोनों के साथ आ जाएगा। तो हम कहेंगे y स्क्वायर -2y -9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे, y -2, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे और 9 भी कॉमन आएगा, तो y, तो नेगेटिव साइन कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा और 9 2 सा 18, y -2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या रह जाएगा, y और यहाँ से -9, तो आ जाएगा y -9 इज इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, अब हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, y को हमने किसके इक्वल ऐड किया था, x रेज टू पावर -1/2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x रेज टू पावर -1/2 इसमें पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 2, x रेज टू पावर -1/2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, पहले इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे, मीन्स के 1/x रेज टू पावर 1/2, और इस एक्सपोनेंट को हम रेडिकल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी इसी तरह से करेंगे। अब बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए। नहीं, अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट x यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, और सेम यही चीज यहाँ भी होगी। अब स्क्वायर रूट x है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बोथ साइड पे हम होल स्क्वायर ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, एक x की वैल्यू ये आ जाएगी, और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये दो आ गए आपके पास x की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज की हम चेकिंग करेंगे, मीन्स कि इनको क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड अगर इक्वल आएगी तो ये वैल्यू सोल्यूशन सेट में जाएंगी, अदरवाइज नहीं जाएंगी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/4। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 1/4 क्वेश्चन में, -11 बाय स्क्वायर रूट 1/4 इज इक्वल्स टू -18।
ठीक है। चेकिंग में हम लेफ्ट साइड की वैल्यूज को राइट साइड पे नहीं ला सकते और राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड पे नहीं कर सकते। लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज हैं उनको वहीं पे रख कर सॉल्व करते हैं और राइट साइड की वैल्यूज को राइट साइड पर ही रख के सॉल्व करते हैं। तो फिर हम एंड में देखते हैं क्या लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं। अब देखिए ये 1/4 है, तो जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4/1 माइनस, अब ये 11 है, यहाँ पर जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अब 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या बनेगा 1/2। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/1। अब ये क्या आ रहा है 4 माइनस 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल्स टू -18। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा -18 इज इक्वल्स टू -18। अब देखें लेफ्ट राइट साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 1/4 इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 1/81 को। अब नेक्स्ट है x इज इक्वल्स टू 1/81, तो इसको पुट करेंगे 1/81 माइनस 11 बाय स्क्वायर रूट 1/81 इज इक्वल्स टू -18। तो अगेन यहाँ पर जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/81 है, तो ये आ जाएगा 81/1। ठीक है। अब इसी तरह -11, ये वाला डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा, अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 1/9, तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 9/1। तो ये आ जाएगा 81 माइनस 11 9 ज़ा 99 इज इक्वल्स टू -18। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -18 और -18। तो यहाँ भी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज हमारे सोल्यूशन सेट में जाएंगी। तो एक वैल्यू है 1/4 और दूसरी है 1/81। अगर इनमें से किसी की भी चेकिंग में हमारे पास लेफ्ट या राइट साइड इक्वल ना आती तो वो वाला जो आपके पास x की वैल्यू होगी वो आपके सोल्यूशन सेट में नहीं जाएगी। पार्ट 7 है अ बैलून इज फ्लोटिंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक बैलून है जो कि 60 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, ये ग्राउंड है, तो ये बैलून है, तो इसका डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है 60 मीटर। फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड 80 मीटर अपार्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट है ग्राउंड पर और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 80 मीटर का है। ठीक है, और वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बैलून आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और इन दोनों पॉइंट्स का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एक का 30 डिग्री है और दूसरे का 45 डिग्री है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बैलून to closer point when the point lie on the opposite side of balloon। तो आपने बताना है कि कौन सा जो पॉइंट है वो बलून के क्लोजर होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में। ठीक है, और नेक्स्ट आपको पॉइंट के बारे में बताया गया है कि ये दोनों क्या है ऑपोजिट साइड ऑफ द बलून है। अगर एक पॉइंट इस तरफ है तो दूसरा इसके ऑपोजिट साइड पर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम ए कह दें, इसको पॉइंट बी कह दें। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान हमें कितना गिवन था 80 मीटर गिवन था। ठीक है, और इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एक का 30 डिग्री है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसका 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो होता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगर किसी चीज को अगर कोई चीज डाउनवर्ड है, ठीक है, नीचे की तरफ देखें तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन तो उसका जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है और दूसरे पॉइंट के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ऊपर बैलून की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 45 डिग्री। तो आपने बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो क्लोजर है, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने मेजर करना है। तो अब देखें ये दोनों क्या है राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं। ठीक है, जिनमें से हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, एक एंगल गिवन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो किसी भी एक ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे, मींस के बेस फाइंड आउट करेंगे। फिर उसकी जो लेंथ होगी हम माइनस कर देंगे 80 में से, तो दूसरे की लेंथ फाइंड आउट होगी, दूसरे का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि किसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा वो क्लोजर होगा बलून से। तो इनको हम नाम दे देते हैं ए बी, ये बलून होगा पॉइंट सी पर और इसको हम नाम दे देते हैं डी का। तो लेट कर देते हैं
C be the position of balloon and A and B be the point on ground opposite lie on the opposite side of balloon. ठीक है, अब हम कंसिडर कर लेंगे ए सी डी। आप कोई भी ट्राइंगल, आप ये वाली ट्राइंगल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रही हूँ, सी ए एंड डी, ठीक है, ये हमें गिवन है 30 डिग्री, तो ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है 60 मीटर। तो हम फाइंड आउट करेंगे इसकी बेस मींस के ए डी। अब देखें जो दो साइड डिस्कस हो रही है वो कौन सी है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो क्या होती है, टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट 30 को हम यूज करेंगे। टेंजेंट एंगल, बेस एंगल क्या है, ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सी डी डिवाइडेड बाय बेस ए डी। तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी हमें गिवन है 60 और ए डी हमने फाइंड आउट करना है। टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है, 1/√3 के इक्वल होता है 60 डिवाइडेड बाय ए डी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इज इक्वल्स टू 60 इंटू √3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए डी आ जाएगा 103.9 और यूनिट मीटर। अच्छा, अब हमारा ए डी किसके इक्वल आ गया है, 103.9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया है, 103.9 मीटर। अब देखें, जबकि हमें टोटल डिस्टेंस ए और बी के दरमियान कितना डिस्टेंस गिवन था, 80 मीटर, और हमारा डिस्टेंस उससे ग्रेटर आया, जबकि लेस आना चाहिए था, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि जो दो पॉइंट्स हैं ये ऑपोजिट साइड पर हैं बलून्स के, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों के दरमियान डिस्टेंस अगर 80 है तो ये दो जो डिस्टेंस है वो 80 से लेस होने चाहिए थे। अच्छा, ये ग्रेटर हो गया। इसको चेक करते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या आएगा। यहाँ कोई क्वेश्चन में एरर हो सकता है, मीन्स के डिस्टेंस आपको ग्रेटर देना चाहिए था। तो वैसे हम देखते हैं कि बी डी किसके इक्वल आता है, बी डी की वैल्यू क्या आती है। तो उसके लिए हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और बेस डिस्कस है तो टेंजेंट ही यूज करेंगे। टेंजेंट एंगल बी, बेस एंगल क्या है, बी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सी डी डिवाइडेड बाय बेस बी डी। तो टेंजेंट एंगल बी क्या है, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी गिवन है 60 और बी डी फाइंड आउट करना है। टेंजेंट 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है 60 डिवाइडेड बाय बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, 60 मीटर। अच्छा, ये आ रहा है आपका लेस, तो ये वैल्यू आपकी लेस आ रही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद क्वेश्चन में इसके एंगल में कोई एरर हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये आपकी ग्रेटर साइड आ रही है 80 से, 80 को इससे लेस होना चाहिए था। ए बी हमें गिवन है 80 मीटर और बी डी हमने फाइंड आउट किया है वो क्या आया, 60 मीटर। तो ए डी अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या करेंगे, 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो 20 मीटर्स आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, सिंस ए डी प्लस डी बी या बी डी इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए डी कितना है ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और बी डी हमने मेजर किया है, बी डी हमने फाइंड आउट किया है वो 60 मीटर आया है और टोटल हमें गिवन है 80 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, 80 मीटर माइनस 60 मीटर विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 मीटर। तो हम इसकी हेल्प से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर एंगल क्या गिवन होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 60 मीटर है और ये 20 मीटर है। तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट एंगल ए
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि यहाँ पर हमें एंगल जो है वो गलत गिवन है, तो सही क्या होना चाहिए था वो मैं आपको बता देती हूँ कि टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 इसके परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये कटिंग होके 3 आ जाएगा। एंगल ए इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 71.5 डिग्री। अगर यहाँ पर एंगल गिवन होता 71.5 डिग्री तो उस केस में ये क्वेश्चन मीन्स के हमारा ठीक सॉल्व होता। ये एंगल हमें ठीक गिवन है क्योंकि ये जो है ये साइड हमारे पास 60 मीटर है जो कि लेस है 80 से। चलें वैसे मैं आपको इसको सॉल्व करना बता देती हूँ कि आप कोई भी एक ट्राइंगल को यूज करके, जिस तरह मैंने इसको यूज कर लिया है क्योंकि इससे तो आंसर रॉन्ग आ रहा था, तो मैंने इस ट्राइंगल को यूज करके फाइंड आउट की है बी डी की वैल्यू। फिर टोटल हमें डिस्टेंस पता था 80 मीटर है, तो उसमें से बी डी को माइनस किया तो 20 मीटर आ गया। तो हमें बताना था जो क्लोजर पॉइंट है उसका डिस्टेंस। तो क्लोजर पॉइंट हमारा कौन सा बन रहा है ए, और उसका डिस्टेंस क्या आ रहा है 20 मीटर। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है इफ टू कंकरेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसके हम 2 कॉर्ड्स ले लेते हैं और दोनों क्या है 12 सेंटीमीटर है और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये हमने ले लिए 2 कॉर्ड्स 12 सेंटीमीटर और इन दोनों का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, इक्वल है। ठीक है, equal distance from the center, calculate the perpendicular distance from the center to each chord if the radius is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इनका हमें सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, लेकिन हमें डिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है। इसके अलावा ये बात बता दी गई है कि इन सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तो ये हमें गिवन है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड तक का, क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर कॉर्ड तक का डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, जिस पॉइंट पर ये कॉर्ड को मीट कर रहा है ये पॉइंट जो है ये सेंटर होगा, मीन्स के मिड पॉइंट होगा इस कॉर्ड का। ठीक है, तो लेट कर देते हैं ये कॉर्ड ए बी और ये कॉर्ड सी डी, सेंटर हम ले लेते हैं ओ, और ये जो पॉइंट है जहां पर ये मीट कर रहे हैं इनको हम नाम दे देते हैं ई, एंड इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एफ का। तो लेट कर देते हैं लेट ए बी एंड सी डी बी 2 कॉर्ड्स and O be the center of circle। तो ये भी हमें गिवन है कि जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है, सिंस ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। सो अगर ये परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है ई ये मिड पॉइंट होता है ए बी का, और इसी तरह एफ मिड पॉइंट होगा कॉर्ड सी डी का। ठीक है, तो ए ई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए ई इज हाफ ऑफ ए बी, और हम किसी भी एक को फाइंड आउट करेंगे, मीन्स कि या हम ओ ई फाइंड आउट करें या ओ एफ, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की लेंथ सेम होगी, तो हम इनमें से कोई सी भी एक ट्राइंगल कंसिडर करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ए ई इज इक्वल्स टू 1 बाय ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो ये कटिंग हो जाएगी और 6 आ जाएगा, और ए ई कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ई ए। ठीक है, ये किस तरह से बन रही है, ये किस तरह से आ रही है हमारे पास, राइट एंगल ई पर है, एक को हम ए कह देते हैं और एक को ओ कह देते हैं। ठीक है,
तो ओ ए कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ओ ए हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और ए ई हमने अभी फाइंड आउट किया है ये 6 सेंटीमीटर है। तो हमें ओ ई लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे ओ ई की लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस के ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ओ ई स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ई ए स्क्वायर। ओ ए कितना है 10 है, ओ ई हमने फाइंड आउट करना है और ई ए हमने फाइंड आउट किया है 6 है। तो ये आ जाएगा 100 ओ ई स्क्वायर और ये आ जाएगा 36। यहाँ अगर 36 को माइनस कर देंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर। तो ओ ई इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस ओ ई इज, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो अब जो कि हमें गिवन है सिंस ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ ई, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्या कहा जा रहा है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि इन दोनों का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो बराबर है। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है। अगर गिवन ना भी हो तो ये हमने पढ़ा है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हो तो उन दोनों का सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, अगर ये चीज ना भी गिवन हो तो ये आपको मालूम होनी चाहिए कि इक्वल जो कॉर्ड्स होती हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है। तो ओ एफ इज इक्वल टू ओ ई, तो ओ एफ भी किसके इक्वल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। पार्ट 8 है अ मैजिशियन टेक्स आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट. What is the probability of getting an ace of spade and the card of heart as the first and the second card respectively? एक मैजिशियन है जो कि दो कार्ड्स जो है वो ड्रॉ करता है एक के बाद दूसरा। विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स कि जब एक कार्ड को ड्रॉ करता है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस नहीं करता बल्कि रिप्लेस किए बगैर नेक्स्ट को ड्रॉ करता है। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं 52। ठीक है, टोटल पहले यहाँ पर कितने थे 52। जब उसने एक को ड्रॉ किया तो अब कितने रह जाएंगे हमारे पास 51। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का ये मतलब है। फिर उसने 51 में से नेक्स्ट कार्ड को ड्रॉ किया, तो आपने बतानी है प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट जो ड्रॉ है उसमें आपके पास क्या है एस ऑफ स्पेड, ठीक है, और सेकंड में क्या है हार्ट का कोई कार्ड आए। ठीक है, तो ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं 52। ठीक है, और उनमें से हाफ जो है वो ब्लैक होते हैं, मींस के 26 ब्लैक होते हैं और 26 ही रेड होते हैं। अब इनमें से भी मजीद डिवीजन होती है इसकी। ठीक है, तो ब्लैक में से 13 जो होते हैं वो स्पेड होते हैं 13 कार्ड, और 13 होते हैं क्लब। अब यहाँ पे रेड में से भी 13 होते हैं हार्ट और 13 होते हैं डायमंड। ठीक है, अब इन सब 13 में आगे होते हैं हमारे पास सेम होते हैं। ठीक है, हर एक की ग्रुपिंग में नेक्स्ट सेम होता है, मींस के एस, मींस के किंग, क्वीन, जैक और एस, फिर उसके बाद 2 to 9, फिर नेक्स्ट 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन 10 तक। ठीक है, तो ये 10 कार्ड्स होते हैं और उसके अलावा ये 3 कार्ड्स होते हैं। तो इस तरह मिलके सबके 13 कार्ड होते हैं। ये कार्ड आपके पास पैड में भी आएंगे, क्लब में भी आएंगे, हार्ट में भी आएंगे और डायमंड में भी आएंगे। तो अब देखें हम क्या कहेंगे कि टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 52 हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट कार्ड ड्रॉ हो वो कौन सा हो, एस हो, किसका स्पेड का। अब स्पेड में एस कितने हैं 1 है। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। तो इस इवेंट को हम लेट कर देते हैं, लेट
A be the event that drawn card is ace of स्पेड। ठीक है, मीन्स के जो कार्ड ड्रा किया जा रहा है वो कौन सा है, स्पेड का एस है। तो हमारे पास एस में तो हमारे पास स्पेड में कितने एस आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो एन ए क्या हो जाएगा 1, जबकि एन एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है। तो प्रोबेबिलिटी हम इस इवेंट की फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होगा, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, 1/52। तो ये होगी है। ठीक है, अब एक कार्ड ड्रॉ हो चुका है, अब हमारे पास क्या होगा, टोटल कार्ड्स कितने रह गए हैं, 51। ठीक है, एक कार्ड को हमने जब ड्रॉ कर लिया तो अब कितने रह गए, 51। तो सेकंड कार्ड जब हमने ड्रॉ करना है तो टोटल कार्ड्स कितने हैं, 51। तो लेट कर देते हैं बी बी द इवेंट दैट ड्रॉन कार्ड इज हार्ट। ठीक है, अब हार्ट कितने हैं, 13 है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास हार्ट कितने थे, 13 थे, और टोटल क्योंकि हम एक कार्ड ड्रॉ कर चुके हैं तो टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने रह गए हैं, 51, क्योंकि टोटल 52 थे, एक कार्ड हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं जो कि एस था स्पेड का, तो अब टोटल कितने रह गए हैं, 51। ठीक है, और हार्ट कितने थे, 13 थे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बी गिवन दैट ए क्या होगा, 13/51। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल था, 1/52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या है, 13/51। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/204, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जब भी आपके पास एंड आ जाए तो उस केस में आपने कौन सा यूज करना है, इंटरसेक्शन का। ठीक है, मीन्स के फर्स्ट कार्ड जो है वो एस है स्पेड का, एंड सेकंड कार्ड क्या है, हार्ट का, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस था तो हमने ये डिपेंडेंट वाला यूज किया है। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है सॉल्व फ्रैक्शन इक्वेशन। ठीक है, ये फ्रैक्शनल इक्वेशन आपको गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है, मींस के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट का डिनोमिनेटर लीनियर है, सेकंड का भी लीनियर है, सेकंड का भी लीनियर है, लेकिन जो थर्ड है उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब 6 1 जा 6 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, और 2 के टेबल में, और 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो अब देखें इनको हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस। अब इन दोनों में से हमें कोई एक सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जो मिड टर्म का कोफिशिएंट होगा, मींस के ये वाला हम पेयर सिलेक्ट करेंगे। तो साइन जो है मिड टर्म का बड़ी वैल्यू के साथ आएगा और छोटी वैल्यू के साथ ऑपोजिट साइन, क्योंकि ये माइनस करने से आया है। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से -3 कॉमन जाएगा तो x प्लस 2। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से क्या रह जाएगा x, और यहाँ से -3। तो इसकी जगह हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे, 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखें एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। तो कॉमन में आपके पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x प्लस 2 और इसके अलावा x माइनस 3, ये आपके पास आ गए हैं कॉमन। अनकॉमन में कोई नहीं है तो एलसीएम आपके पास क्या बन गया, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस
3। अब इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। मल्टीप्लाइंग x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब इन तमाम टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 और x माइनस 3 के साथ। फर्स्ट आपके पास क्या है, 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। फिर नेक्स्ट सेकंड की बारी है, x प्लस 2 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड फैक्टर है, सॉरी सेकंड फ्रैक्शन है 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब ये राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने की रीजन क्या है, ताकि इन सब का डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से देखें x माइनस 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से x प्लस 2 कैंसिल हो रहा है और यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और 2x ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ से 4 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ क्या रह जाएगा, जस्ट 10। अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 2x स्क्वायर, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 4x। यहाँ भी 4x माइनस 4 3 जा 12, कांस्टेंट को हम यहाँ पे ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, 2x स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 8x और ये दोनों माइनस माइनस प्लस ये भी ऐड हो जाएंगे, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा और आ जाएगा ये 22 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से कॉमन आ रहा है 2, तो कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0/2, तो ये क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट और c क्या होगा, कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 11 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 11 44 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो माइनस 4 प्लस माइनस इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट 60 फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन लिया तो ये 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 2 सा 4 होता है, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो स्क्वायर रूट 15 रह जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15। ये आ गया है सोल्यूशन। पार्ट 9 है, इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल हैविंग द सेंटर एट O। ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, इफ A इज इक्वल टू 30 डिग्री, A हमें गिवन है 30 डिग्री, D गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ B, C, E एंड F। तो ये जो रिमेनिंग एंगल है B, C, E और F, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास डायामीटर है, मींस कि AC जो है वो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। डायामीटर का जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के एंगल के इक्वल। तो अब देखें AC का एक एंगल यहाँ पर बन रहा है इंस्क्राइब्ड एंगल, और दूसरा कौन सा है, ये ABC, ये एंगल बन रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों एंगल तो हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो हम क्या कहेंगे, सिंस एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, सो
ठीक है। ये AC कॉर्ड है, तो ये इससे ऊपर भी सेमी सर्कल है और AC से नीचे भी सेमी सर्कल है। तो अब इसमें जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्रीज के इक्वल। अब देखें ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ACD और ABC। इन दोनों को अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स नोन हो गए हैं, तो थर्ड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं ABC। इन ट्राइंगल ABC तो एंगल D इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और एंगल C इज इक्वल्स टू, हमने अभी देखा है एंगल C किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, और एंगल B हम फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल। तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B हमने फाइंड आउट करना है और एंगल C है 90 डिग्री और एंगल D है 45 डिग्री। तो ये दोनों यहाँ अगर माइनस हो जाएंगे तो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा, 45 डिग्रीज के इक्वल। तो नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल F, ये जो एंगल FADC ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री, और एंगल E हमने फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल F प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों 180 में से माइनस हो जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो एंगल E किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्रीज के इक्वल। तो ये क्या आ गया है, 60 डिग्री, और ये दोनों राइट होने की वजह से हो जाएंगे 90 डिग्री। तो इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है एक पॉइंट से जो कि सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर पर है, और जो सर्कल है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम एक पॉइंट लेंगे जिसका सेंटर से डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक एक पॉइंट ले लेते हैं। ये आ गया 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। सेंटर को हम O का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं, ठीक है, जो कि 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, OP का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके लिए कंपास को एक दफ़ा P पर प्लेस करेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद हम O पर कंपास को प्लेस करेंगे और इस तरह से इंटरसेक्टिंग आर्क्स ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर मीट करेंगी इनको हम डॉटेड से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या है, हमें मिड पॉइंट मालूम हो गया है इस OP का, ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M का। तो अब हम क्या करेंगे, OM या MP, ठीक है, मीन्स के सेंटर हमने M को लेना है, तो हम रेडियस ले लेंगे OM या OP, क्योंकि M मिड पॉइंट है। तो ये रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि डॉटेड फॉर्म में होगा।
इस तरह से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब ये सर्कल 2 पॉइंट्स पर मीट करेगा जो हमारा ओरिजिनल सर्कल था, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे ए का और इसको हम नाम दे देंगे बी का। तो अब हम क्या करेंगे, ए को पी से ज्वाइन करेंगे तो ये एक टेंजेंट हो जाएगा, बी को पी से ज्वाइन करेंगे तो ये दूसरा टेंजेंट हो जाएगा। तो अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ये एक टेंजेंट आ गया और ये दूसरा। अगर आपसे एक टेंजेंट कहा जाए तो एक टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर 2 टेंजेंट्स कहा जाए तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करें। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ही टेंजेंट कहा गया था तो ये एक ही टेंजेंट काफी था। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है हमारे पास। फर्स्ट है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर एट O। पॉइंट O को हमने सेंटर लिया है और 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया है। नेक्स्ट है टेक अ पॉइंट P एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन O। ओरिजिन O से हमने फ्रॉम O, ठीक है। तो O से हमने 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया है। ज्वाइन O टू P और फिर हमने O और P को ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। OP का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ OP। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP को जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है इसको हमने M का नाम दिया है और M मिड पॉइंट होगा OP का। विथ सेंटर M ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस OM इज इक्वल टू MP। तो M को हमने सेंटर लिया और रेडियस हमने लिया है OM या OP, ठीक है, जो भी ले लें दोनों इक्वल हैं। तो इस रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है डॉटेड फॉर्म में। दिस सर्कल इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट पॉइंट A एंड B। अब ये जो हमारा डॉटेड सर्कल है इसने गिवन सर्कल को, ये जो सॉलिड सर्कल है इसको किस पे इंटरसेक्ट किया है, पॉइंट A और पॉइंट B पे, ठीक है। ज्वाइन P टू A एंड B। पॉइंट P को हमने A से ज्वाइन किया और B से ज्वाइन किया। PA एंड PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो PA और PB हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सेक्शन सी इसी पेपर का कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।